नमस्कार। आज बीए पार्ट फर्स्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी का जो ढांचा है, जो संरचना है, वो ऊपर से लेके और अंदर तक इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, क्या ये ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में है, और किन किन धातुओं का किस परत के अंदर ज़्यादा बाहुल्य है। तो अगर अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। और एक स्थान ऐसा आता है जहां पर तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहां पर कोई भी धातु या धातु से बनी कोई वस्तु ठोस अवस्था में या अपनी मूल अवस्था में नहीं रह पाती है। यही एक वजह है कि पृथ्वी के अंतरतम के बारे में अगर जानना मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है। वर्तमान समय में मानव ने अपने तकनीकी दक्षता और प्रयासों से लगभग 800 किलोमीटर की गहराई तक ही ड्रिल कर पाया है। उसके आगे चूंकि तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है, इस कारण वह असफल हो गया है। लेकिन चूंकि मानव एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है और हमेशा वो इस प्रयास में रहता है कि कोई अज्ञात वस्तु है, अज्ञात कोई जगह है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सके। तो उसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए कुछ साक्ष्यों का सहारा लिया है। वो साक्ष्य ये प्रमाण देते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस जगह पर उसका निर्माण किस अवस्था में हुआ है। तो ये मानव ने 3 साक्ष्यों का सहारा लिया है और वो ये जो 3 साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों को कुछ उप विभागों में भी बांटा गया है। तो पहला जो साक्ष्य है वो है अप्राकृतिक साक्ष्य। इस साक्ष्य के अंदर पहला है घनत्व, दूसरा दबाव और तीसरा तापक्रम। जो अप्राकृतिक साक्ष्य हैं उसमें 3 साक्ष्यों का सहारा लिया गया है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार किस अवस्था में हुई है, और विद्वानों ने कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो ये साबित करते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो इस रूप में हुई है। और तीसरा जो साक्ष्य है वो है प्राकृतिक साक्ष्य। इस साक्ष्य के अंदर पहला है ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा है भूकंप। तो क्रमशः ये जो साक्ष्य 3 साक्ष्य जो दिए गए हैं उनको अपन क्रमशः डिस्कस कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो साक्ष्य है वो है अप्राकृतिक साक्ष्य। इसमें जो पहला अपन ने लिया था वो है घनत्व। पृथ्वी की सेलों के घनत्व, दबाव तथा भीतर की ओर बढ़ते हुए तापक्रम के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह बताया जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग पदार्थ सेलों का बना हुआ है। पदार्थ सेलों का मतलब ये कि जो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है या वायु के पवन के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी लाके बिछा दी जाती है किसी झील में या समंदर में, तो वो जो अवसाद हैं वो परत दर परत जमते हुए चले जाते हैं और कालांतर में चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। इसको परतदार चट्टान कहा जाता है। और जिसकी मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील तक भी है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय सेल की एक दूसरी परत है जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट आदि जो खनिज हैं वो शामिल होते हैं। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 माना गया है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा और औसत रूप से जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो 11 माना गया है। इस प्रकार ये प्रमाणित, इस साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। दूसरा जो इसी के अंतर्गत लिया गया है दबाव। अब कई बार क्या होता है कि जहां पर दबाव पड़ता है वहां पर जो अंदर का जो पदार्थ होते हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, दबाव से रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो समस्या ये उठती है कि अंतरतम का यह अधिक घनत्व किस प्रकार संभव है।
आरंभ में ये कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार बढ़ जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहां पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। तीसरा जो है वो तापमान। सामान्य रूप से यह विदित है कि जो बोर होल्स है और जो माइंस हैं, जो बोर करते हैं, ड्रिल करते हैं, और जो माइंस खोदी जाती हैं, जो खाने खोदी जाती हैं, उससे ये साक्ष्य उपलब्ध होते हैं कि पृथ्वी की बाह्य सतह के नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप से तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ के आधार पर किया गया है। इस विधि से प्राप्त विवरणों के आधार पर यह साधारणीकरण किया गया है कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसिन एंड रेंज प्रोविंसेस, सतह से 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री से ज़्यादा रहता है, और जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री ही रहता है। तो इस प्रकार अपन ये तापमान की दृष्टि से इस जो पृथ्वी का है आंतरिक भाग है, उसके बारे में निम्न तथ्य बाहर निकाले गए हैं। वो पहला है दुर्बलता मंडल। आंशिक रूप से द्रवित या गलित है। ये जो दुर्बलता मंडल है, ये आंशिक रूप से द्रव अवस्था में है या गली हुई अवस्था में है, जो 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है, जो प्रारंभिक गलनांक है उसके करीब है। दूसरा, 400 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1500 डिग्री से 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आकलन किया गया है। तीसरा है बेंटिल तथा बाह्य गलित अंतरतम की सीमा, अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुमानित किया गया है। चौथा है बाह्य गलित तरल अंतरतम तथा ठोस आंतरिक अंतरतम की सीमा 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड आकलित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि बढ़ते हुए तापमान, पृथ्वी से ऊपर से नीचे की ओर गहराई में अपन जाते हैं तो तापमान की वृद्धि लगातार होती चली जाती है, और यहाँ पर यह अनुमान किया गया है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण पृथ्वी का जो अंतरतम है वो गलित या द्रव अवस्था में है। दूसरा अपन लेंगे इस जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानने के जो साक्ष्य अपन लिए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसके मूल रूप को ठोस, वायव्य तथा तरल भाग माना है। ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहणों के एकत्रीकरण के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निःशर्त ज्वारीय पदार्थ से हुआ तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम वायवीय अवस्था में होना चाहिए, परंतु यह भ्रामक है। वास्तव में अंतरतम या तो ठोस हो सकता है या तरल हो सकता है। दूसरा जो साक्ष्य लिया है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्येक साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती। जिस जगह से भूकंप
की कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरों का प्रादुर्भाव होता है। इन लहरों को भूकंपीय लहर कहा जाता है। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने के साथ ही भूकंपीय लहरों का उद्भव होता है, और ये लहरें अलग अलग कैटेगरी की, इनकी तीव्रता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो 3 भाग बताए गए हैं ये लहरें ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में साक्ष्य प्रदान करती। पहली जो लहर है वो है प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहर। प्राथमिक लहर वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं तथा इन्हीं कणों की गति लहर की रेखा के सीधे में होती है। ये सबसे अधिक वेगवान लहर होती है। दूसरी लहर है आड़ी अथवा गौण लहर। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है, जिसमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इस कारण इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में इन्हें एस लहर भी कहा जाता है, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती हैं। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। यानी कहने का मतलब जो एस लहर होती है, जब ये लहर किसी तरल भाग में प्रवेश करती हैं तो प्राय ये लहर लुप्त हो जाती हैं। यानी सीस्मोग्राफ पे अगर इन लहरों का अंकन चल रहा होता है और जहाँ पर ये अंकन बंद हो जाता है तो ये माना जाता है कि उस भाग में पृथ्वी का जो अंतरतम है वो तरल अवस्था में है। तीसरा है द्रात्रि लहरें। द्रात्रि लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों का सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है तथापि सबसे अधिक प्रचंड होती है। नेक्स्ट आज अपन इतना ही लेंगे, बाकी कल का जो लेक्चर होगा उसमें इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।